तो अगर आप भी इस बार हो क्लास 12th में और आपको 2026 में बोर्ड एग्जाम देना है तो स्टूडेंट आज का ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए क्लास 12 हिंदी का एक मॉडल पेपर। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर हिंदी का पेपर कैसा आता है, कैसे हम हिंदी में 100 में 100 लेकर आएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपका पूरा पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। इस पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा। आप लोग देखिए मैंने पेजेस में यहां पे लिख रखे हैं और इस पूरे पेपर का एक एक करके मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन 2026 में हिंदी का पेपर देने जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना। पूरे पेपर को मैं 100 नंबर के पेपर को सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। तो भैया वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर नए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आप लोगों का प्यार मिलता रहा ना तो ऐसे ही मैं आपको सारे सब्जेक्ट का पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा और इस बार 100 में 100 दिलाऊंगा। तो देखो भैया कुछ इस प्रकार के आपका हिंदी का पेपर रहेगा। यहां पे 2026 हिंदी पेपर कोड आपका यहां पर रहेगा, समय 3 घंटे 15 मिनट रहेगा, पूर्णांक पूरे 100 नंबर का रहेगा। सबसे पहले आपको कुछ नोट दिए जाएंगे, ध्यान से समझना पूरे पेपर को, एक भी मिनट आपको पेपर को मिस नहीं करना। देखो नोट, फर्स्ट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। देखो आपका जो हिंदी का पेपर है 2 खंडों में होता है, खंड का और एक होता है खंड खा। खंड का जो होगा 50 नंबर का होगा भैया, खंड खा भी 50 नंबर का, टोटल 100 नंबर का ये पेपर होगा। तो खंड का में देखा जाए तो सबसे पहले हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा इसमें 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे हिंदी गद्य साहित्य के। फिर दूसरा जो क्वेश्चन होगा उसमें 5 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे हिंदी पद्य साहित्य से। ठीक है, तो देखो भैया फर्स्ट का देखो साहित्य सहचर के लेखक हैं। साहित्य सहचर के लेखक कौन है? अब आपको ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन का आंसर देना। देखो महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय या महादेवी वर्मा। ठीक है, तो भैया साहित्य सहचर के लेखक हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब आपके 12th में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक चैप्टर है अशोक के फूल। अगर इस चैप्टर को आप पढ़ लेते हैं, इनका साहित्यिक परिचय और इनकी रचनाओं को पढ़ लोगे तो आपका 5 नंबर उधर भी कंप्लीट और इधर भी 1 नंबर कंप्लीट। खा देखो बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका, इसमें से कौन सी पत्रिका बालकृष्ण भट्ट जी ने संपादित की? कविवचन सुधा, विशाल भारत, साहित्य संदेश या हिंदी प्रदीप? भैया बालकृष्ण भट्ट जी का जो पत्रिका है वो हिंदी प्रदीप है। आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान से समझना, जब तक मैं ऑप्शन पढ़ता हूं आप लोग क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया करो, एक स्मार्ट स्टूडेंट बनो ना। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूं आप लोग आंसर दे दो, बाद में मैं बताऊं तो आप लोग चेक करो कि सही है कि नहीं सही है गा। और एक चीज और, सारे स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना कि आपका टारगेट कितना है, इस बार आप लोग हिंदी में कितना लाना चाहते हैं। क्या आप 90 लाना चाहते हैं, 95 प्लस लाना चाहते हैं? अपना टारगेट जरूर बताना। ठीक है, चलो गा वाला। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, आनंद मठ, नाटक या गबन? भैया हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास जो हमारा है वो परीक्षा गुरु है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब एक क्वेश्चन मैं यहां पे करने जा रहा हूं, सारे के सारे स्टूडेंट इसका आंसर देंगे। बताओ परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। घा वाला क्वेश्चन देखो, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? जल्दी बताओ सरदार पूर्ण सिंह जी किस युग के लेखक हैं? भारतेंद्र युग, छायावाद युग, द्विवेदी युग या प्रगतिवादी युग? भैया हमारे जो सरदार पूर्ण सिंह जी हैं वो द्विवेदी युग के लेखक हैं। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान से समझना, एक एक क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगा नंबर क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कृति है, इसमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की है? ध्रुव स्वामिनी, आषाढ़ का एक दिन, कुटज या आत्मने पद? भैया ध्रुव स्वामिनी जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा भैया, अंगा का फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये आपका 5 क्वेश्चन हो गया हिंदी गद्य साहित्य से और आपका 5 नंबर कंप्लीट हो चुका है। चलो दूसरे का देख लो भैया, छायावाद की विशेषता है। छायावाद की विशेषता क्या है? देखो छायावादी युग की विशेषता क्या है? इतिवृत्तात्मकता। अब यहां से जो आपका क्वेश्चन है ना, 5 क्वेश्चन आपके हिंदी गद्य साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए, 5 क्वेश्चन अब जो है हिंदी पद्य साहित्य से होंगे। देखो छायावाद की विशेषता है इतिवृत्तात्मकता, श्रृंगारिक भावना, सौंदर्य और प्रेम या उपदेशात्मक वृत्ति? भैया सौंदर्य और प्रेम। देखो छायावाद की जो विशेषता है वो सौंदर्य और प्रेम है। छायावाद में आपको सौंदर्य और प्रेम ज्यादा देखने को मिलेगा इस प्रकार की रचनाओं में। खा वाला, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? बताओ इसमें से कौन सा ग्रंथ है जो भक्ति काल में लिखा गया है? आप लोगों को पता चल चुका होगा, पृथ्वीराज रासो, विनय पत्रिका, साकेत या
कामायनी। भैया विनय पत्रिका जो है ये भक्ति काल की रचना है। अब इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं। बताइए विनय पत्रिका के कवि कौन है? चलो फटाफट आंसर दुग्गा वाला क्वेश्चन। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? निराला, जयशंकर प्रसाद, मैत्री शरण गुप्त या अज्ञेय जी? भैया प्रयोगवाद के प्रवर्तक हमारे अज्ञेय जी हैं, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। घ नंबर क्वेश्चन, अनामिका के रचनाकार कौन है? अज्ञेय, निराला, महादेवी वर्मा या सुमित्रानंदन पंत? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। अनामिका बहुत फेमस रचना है, किसकी रचना है? इसका भी आंसर आपको कमेंट में देना है। अंगा नंबर क्वेश्चन, रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? बहुत स्पेशल क्वेश्चन, बहुत इजी भी है। देखो, श्रृंगार काल, स्वर्ण काल, उद्धव काल या संक्रांति काल? भैया रीतिकाल का जो दूसरा नाम है वो श्रृंगार काल है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो 5 क्वेश्चन यहाँ पे भी 5 नंबर के, टोटल 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिए जाएंगे, ये याद रखना, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। आंसर भी मैंने बता दिया। चलो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जो हमारा होगा ये गद्यांश होगा, 10 नंबर का, बहुत इजी एकदम हलवा। देखो, दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये गद्यांश दिया गया यहां से लेकर यहां तक, किसी चैप्टर का दे दिया गया है। इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, पांचों का आंसर तो 10 नंबर ले जाओ। नहीं पता तो अथवा लगा, ये दूसरा वाला गद्यांश दिया गया है, इसके नीचे भी 5 क्वेश्चंस हैं, पांचों का आंसर दे दो, 10 नंबर ले जाओ। तो भैया हम फर्स्ट वाला ही पढ़ेंगे, फर्स्ट वाला ही सॉल्व करेंगे, और सॉल्यूशन के साथ मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको लिखना है, तो ध्यान से समझना। बस आपको यहां पे चैप्टर का नाम और लेखक का नाम पहचानना आना चाहिए। देखो, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युग युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन का श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। थोड़ा सा और पढ़ लो मेरे भाई। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। इसको पढ़ लिया। अब क्वेश्चन देखो क्या है, ध्यान से समझना, सारा आंसर आपको गद्यांश में ही मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पहचानो ये किस पाठ का हो सकता है। हम पहचान गए, कैसे? देखो, इसमें राष्ट्र, आप और भी देखेंगे कई जगह राष्ट्र आया होगा। देखो, ये देखो राष्ट्र, ठीक है। उसके बाद में देख लो आगे, ये देखो राष्ट्र, फिर और भी कहीं राष्ट्र होगा, राष्ट्रीय, मतलब इतना राष्ट्र आया है ना। तो ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का गद्यांश है, और इसके जो लेखक हैं वो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, सिंपली लिख देंगे, या आप संदर्भ के रूप में भी लिख सकते हैं। देखो, आपको चैप्टर का नाम पहचानना आना चाहिए, और चैप्टर के लेखक कौन है वो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर कंप्लीट होगा। देखो, यहां से यहां तक जिसके नीचे रेखाएं दिख रही हैं आपको ना, इतनी की अपनी भाषा में व्याख्या करनी है। अब आप कहेंगे सर जी हिंदी है, हिंदी का हिंदी में व्याख्या करेंगे। अरे भैया, हिंदी है, अपनी भाषा में 2-3 लाइन बढ़ा के लिख दो, 5 नंबर आपको, 2 नंबर मिल जाएगा। तीसरा, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है? तो देखो यहां पे लिखा है, ये देखो आंसर, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। इतना उठाकर लिख दो, 2 नंबर कंप्लीट। देखो, स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन जो हैं इनको थोड़ा समझना होता है, अपनी तरफ से लिखना होता है, बाकी का आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। चौथा क्वेश्चन, कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए? तो देखो ये लिखा है, ये देखो, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए, बस इतना लिख देना उठा के। पांचवा, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर्निहित है? तो देखो ये लिखा है, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। देखो, सारे आंसर आपको गद्यांश में ही दे दिए गए हैं, तो क्यों टेंशन ले रहे हो भाई, सारे आंसर आपको इसी में मिलेंगे, बस लिखना आना चाहिए। लिखेंगे कैसे वो भी देख लो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपको राष्ट्र का तीसरा डॉट 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 करके इसका लास्ट वर्ड ऐसे लिख देना है, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए आपने यही वाला गद्यांश किया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो भैया हम संदर्भ के रूप में लिखेंगे, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, पाठ का नाम, राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो ऐसे लिख देंगे। देखो, संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। 2 नंबर आपका ये कंप्लीट हो गया, मतलब इसमें पाठ का नाम भी आ गया, लेखक का नाम भी आ गया, 2 नंबर कंप्लीट हुआ। चलो दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या करनी है। देखो,
बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। थोड़ा बढ़ा चढ़ा के थोड़ा स्टाइल से अपने तरीके से लिख देंगे। देखो कैसे लिखेंगे, 2-3 लाइन मैंने बढ़ा दिया। देखो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे वास्तव में संस्कृति मनुष्य का मस्तिष्क है और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि मानव शरीर का संचालन और नियंत्रण उसी से होता है। जिस प्रकार से मस्तिष्क से रहित धड़ को व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, अर्थात मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार संस्कृति के बिना भी मानव जात जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए संस्कृति के विकास और उसकी उन्नति में ही किसी राष्ट्र का विकास, उन्नति और समृद्ध निहित है। भैया 2 नंबर आपका यहां पे कंप्लीट हो गया। तीसरा क्वेश्चन देख लो, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है? तो मैंने यहां पे बताया था। देखो ये राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये देखो हम लिख देंगे तीसरा, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। 2 नंबर यहां पे भी कंप्लीट। चलो चौथा क्वेश्चन, कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए? तो देखो लिखा है यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। तो हमने इसको लिख दिया चौथा, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। 2 नंबर ये भी कंप्लीट। पांचवा, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर निहित है? तो ये लिखा है संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर निहित है। तो देखो ये लिखा है संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर निहित है। 2 नंबर कंप्लीट। ऐसे लिखकर आओगे, एग्जामिनर कहेगा ले बेटा 10 में 10 ले, इस पे तेरा ही हक है। चलो हो गया ये भी। गद्यांश नहीं पता तो अथवा लगा, ये दूसरा कर लो। भाषा की साधारण इकाई शब्द है, शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। तो देखो इसमें भाषा कई बार आया है, तो ये भाषा और आधुनिकता चैप्टर का गद्यांश है। इतना समझ गए होंगे शायद आप लोग, भाषा और आधुनिकता चैप्टर का ये गद्यांश है और इसके जो लेखक है प्रो जी सुंदर रेड्डी जी हैं। चलो भैया इसको कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पांचों का आंसर आपको खुद करना है, ठीक है। चलो चौथा क्वेश्चन हमारा आएगा हिंदी का पद्यांश, 10 नंबर का ये भी रहता है। देखो दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे देखो कहां है आपका क्वेश्चन, ये आपका एक पद्यांश दिया गया, गद्यांश की तरह ये भी रहेगा, मतलब आपको पद्यांश दिया गया यहां से यहां तक, इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, इसका आंसर दो 10 नंबर ले जाओ। अथवा लगाए नहीं पता तो आप ये वाला कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक ही करना है, तो हम इसको करेंगे। हमारे सामने जो फर्स्ट है उसी को हम करेंगे, कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो बहुत ध्यान से समझना, ये हमारे किस चैप्टर का है, कैकेयी का अनुताप चैप्टर जो है मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, ये उसी चैप्टर का पद्यांश है। देखो ध्यान से समझो, पढ़ेंगे पहले इसका थोड़ा सा मीनिंग निकालेंगे। गद्यांश से थोड़ा डिफरेंस ये होता है, मतलब इसमें आपको मीनिंग भी निकालना होता है। तो चलिए निकालते हैं। देखो कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहे सभी हाय हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र कुपुत्र ही रहे कुमाता माता, बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। इसको पहले थोड़ा सा हिंदी मीनिंग समझते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। देखो यहाँ पे क्या होता है, राम जी को जो कैकेयी जी ने 14 वर्ष का वनवास भिजवाया था ना, तो राम जी के साथ सामने गई हैं कैकेयी जी और पश्चाताप कर रही हैं। वो कह रही हैं कहते आते थे यही अभी नरदेही, मतलब नरदेही का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से इसको समझना क्योंकि ये क्वेश्चन ही इतना ज्यादा खास है, ठीक है। ये हमारे कैकेयी का अनुताप चैप्टर का ये पद्यांश है, ठीक है। तो देखो क्या कहा जा रहा है, तो कहते आते थे मतलब अब तक लोग यही कहते आते थे, यही अभी अभी नरदेही, नरदेही का मतलब जो मानव मनुष्य जो है, मतलब वो कहती हैं कि अभी तक जो है मनुष्य यही कहते आते थे, मनुष्यों में यही कहावत थी कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले, मतलब माता कुमाता नहीं हो सकती, मतलब माता कुमाता, कुमाता का मतलब बुरी माता नहीं हो सकती, लेकिन पुत्र कुपुत्र हो सकता है, मतलब पुत्र बुरा हो सकता है। अब कहे सभी या हाय विरुद्ध विधाता, लेकिन अब विधाता की देखो कि अब सब यही कहेंगे है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, मतलब पुत्र तो पुत्र ही है लेकिन माता बुरी है, माता कुमाता है। बस मैंने, फिर कैकेयी जी कहती है बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, मतलब वो कहती हैं कि बस मैंने इसका वाह मात्र मतलब बाहरी शरीर ही देखा, मतलब वो अपने पुत्र भरत को कहती हैं कि मैंने इसका केवल बाहरी कोमल शरीर ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, इसके दृढ़ हृदय को नहीं देखा, मृदुल गात्र ही देखा, मृदुल गात्र, ठीक है।
मृदुल गात्र का मतलब कोमल शरीर ही देखा, मतलब उन्होंने कहा कि मैंने इसका दृढ़ हृदय नहीं देखा, सिर्फ इसका कोमल शरीर ही देखा। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मतलब परमार्थ न देखा मैंने, दूसरों का हित ना देखा, दूसरों का हित ना देखा, बस पूर्ण स्वार्थ ही मैंने किया, इस कारण ही तो आज हाय आज ये बाधा, और इसी कारण से आज ये बाधा है। फिर वो कहते हैं युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, युगों युगों तक ये कहानी चलती रहेगी। रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी थी। निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, मतलब जन्म जन्मांतर तक मेरे जीव यही सुनते रहे। धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने धेरा, मतलब उस रानी को धिक्कार है जिसने महास्वार्थ घेर कर ऐसे अनुचित कर्म कराए। अब क्वेश्चन देखो ध्यान से, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। भैया शीर्षक का नाम क्या है? साकेत के ये महाकाव्य से हमारे कैकेयी का अनुताप जो है, शीर्षक का नाम है, चैप्टर का नाम है कैकेयी का अनुताप। कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, हो गया। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये जिसके नीचे रेखाएं 2 लाइनों के नीचे ना, इसकी व्याख्या लिख देनी है। तीसरा, पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं? तो पद्यांश के अनुसार आज तक लोग यही कहते आए हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। चौथा, किसने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा? अरे भैया कैकेयी जी ने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का केवल कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। पांचवा, इन पंक्तियों में कैकेयी को किस बात पर पश्चाताप हो रहा है? तो इन पंक्तियों में कैकेयी को अपने ऊपर लगने वाले कलंक और पुत्र की प्रवृत्ति ना पहचान पाने पर पश्चाताप हो रहा है। तो इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिखेंगे मेरे भाई, कहते आते थे, मतलब इसका जो फर्स्ट वर्ड है इसको लिख देंगे और लास्ट वर्ड है ने घेरा, ठीक है, ये लिख देंगे। अब एक एक का आंसर लिखेंगे। फर्स्ट है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए भैया। तो सिंपल सा तो है, ये देखो संदर्भ मैंने लिख दिया। प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्यपुस्तक के पद्य भाग में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। हो गया भैया 2 नंबर कंप्लीट। ये है आपके चैप्टर का नाम, ये है आपके कवि का नाम, बस हो गया। इसको ब्लैक से लिखना जैसा मैंने लिखा है। दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब इसकी व्याख्या करनी है कि कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। इसका व्याख्या करो भैया, तो लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे कैकेयी श्री राम से कहती हैं कि आज तक मनुष्य यही कहते आए थे कि पुत्र कितना भी दुष्ट क्यों ना हो परंतु माता उसके प्रति कभी भी दुर्भाव नहीं रखती है। अब तो मेरे चरित्र के कारण लोगों का इस उक्ति पर से विश्वास हट जाएगा और संसार के लोग यही कहा करेंगे कि माता दुष्टता पूर्ण व्यवहार कर सकती है परंतु पुत्र कभी कुपुत्र नहीं हो सकता। भैया 2 नंबर ये भी कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन देखो ध्यान से, तीसरा क्वेश्चन, पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं? तो देखो भैया, पद्यांश के अनुसार आज तक लोग यही कहते आए हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। 2 नंबर ये भी कंप्लीट। चौथा क्वेश्चन, किसने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय न देखा? तो कैकेयी ने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। 2 नंबर ये भी कंप्लीट। पांचवा, इन पंक्तियों में कैकेयी को किस बात पर पश्चाताप हो रहा है? तो इन पंक्तियों में कैकेयी को अपने ऊपर लगने वाले कलंक और पुत्र की प्रवृत्ति को न पहचान पाने पर पश्चाताप हो रहा है। 2 नंबर ये भी कंप्लीट। और ऐसे लिख कर आओगे तो 2 ही नहीं, एग्जामिनर ऐसे देगा भाई 10/10, नो टेंशन जब तक है हम। तो पद्यांश भी हो गया। नहीं पता अगर आपको ये तो अथवा लगाए दूसरा कर लो। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृत के पार हो चुका है, सिद्ध है तू शिष्य अभी अज्ञान, फूल काटो के तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंक तीखी है बड़ी ये धार। अभिनव मनुष्य चैप्टर का शायद ये क्वेश्चन है, इसको कर लेना, ठीक है। अगर वो नहीं पता तो आप इसको कर सकते हैं। चलो भैया ये भी हो गया। अब हम जब आगे बढ़ेंगे ना तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो साहित्यिक परिचय होगा, जीवन परिचय जिसको बोलते हैं। देखो 5वां का निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर। जैसे 3 लेखक रहेंगे आपके पास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाद, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो देखो इसमें वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मैंने बता रखा है। आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर उसको जरूर देख लेना भैया। लेकिन आज हम पढ़ेंगे हरिशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय। जब भी आप इसको लिखे ना, आपको सबसे पहले एक छोटा सा जीवन परिचय लिखना है, इनका जन्म, जन्म स्थान, ये सब, मृत्यु, फिर साहित्यिक परिचय आपको लिखना है, फिर रचनाओं को लिख दो। 5 नंबर आपका कंप्लीट। जीवन परिचय जो है आप एक बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि जन्म यहां पर, जन्म स्थान यहां पे, ठीक है, दोनों तरीके सही है। तो देखो हरिशंकर प्रसाद जी, पहले एक छोटा सा जीवन परिचय समझ लो, कब इनका जन्म हुआ, कहां, कब और कैसे इनकी मृत्यु हुई। देखो
मध्य प्रदेश के इटारसी के निकट जमानी नामक स्थान पर हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर प्रसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के बाद इन्होंने कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। हरिशंकर प्रसाई जी साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग तथा अन्य पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से लिखते रहे। 10 अगस्त 1995 को ये यशस्वी साहित्यकार परलोकवासी हो गया। बस इतना लिखना, 2-3 लाइन। मतलब ये जो आपका मेन है ना, जन्म कब और कहाँ हुआ, किस जगह पे हुआ, ऐसा ब्लैक से लिखना थोड़ा अच्छे से। देखो बाय द वे मैंने हिंदी की कॉपी लिखना भी मैंने आपको बता दिया था, जाकर देख लेना, हो जाएगा काम। साहित्यिक परिचय हमारा मेन हेडिंग है। मतलब साहित्यिक परिचय में हम लिखते हैं कि इनका हिंदी साहित्य में कैसा परिचय था। देखो, व्यक्ति और समाज के नैतिक एवं सामाजिक दोषों पर मार्मिक प्रहार करने वाले व्यंग प्रधान निबंधों के लेखन में अग्रणी, शब्द और उसके भाव के पारखी परसाई जी की दृष्टि लेखन में बड़ी सूक्ष्मता के साथ उतरती थी। साहित्य सेवा के लिए इन्होंने नौकरी को भी त्याग दिया। वर्षों तक आर्थिक विषमताओं को झेलते हुए भी ये वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का प्रकाशन एवं संपादन करते रहे। पाठकों के लिए हरिशंकर प्रसाई जी एक जाने माने और लोकप्रिय लेखक थे। इतना लिख दो, थोड़ा बहुत और बढ़ा सकते हो अगर अपने बुक से, तो और भी बढ़ाकर आप लिख सकते हैं। रचनाएं देख लो भैया, ऐसे लिख देंगे आप लोग। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। कहानी संग्रह में हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे। उपन्यास में रानी नागफनी की कहानी तट की खोज। निबंध संग्रह में तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में ठिठुरता गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौड़। ये सब देखो, मैंने हरिशंकर प्रसाई जी का तो आपको बता दिया। 3 नंबर इसका आपको मिलेगा, 2 नंबर आपको रचनाओं का मिलेगा, 5 में 5 आपको ऐसे एग्जामिनर देगा। ठीक है, लेकिन ये जो 2 लेखक है ना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका भी आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट लेखक है। कवियों पे चलते हैं मेरे भाई। देखो, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर, जैसे महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। यही 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कवि हैं आपके 12th हिंदी के पद्य में। तो भैया हम पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी का। प्रोसेस सेम रहेगा, पहले जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, फिर रचनाएं। देखो जीवन परिचय। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को जिला मुंगेर, बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इसको भैया ब्लैक से लिख देना, ठीक है। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही हुई और इनका स्वर्गवास 24 अप्रैल 1974 को मद्रास, चेन्नई में हो गया। बहुत बड़ा जीवन परिचय लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेन हेडिंग जो हमारा होता है ना, वो साहित्यिक परिचय होता है। साहित्यिक परिचय देख लो भैया। दिनकर जी की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी परिवर्तनकारी सोच रही है। उनकी कविता का उद्भव छायावाद युग में हुआ और वो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि युगों से होकर गुजरी। इस दीर्घ काल में जो आरंभ से अंत तक उनके काव्य में रही, वो है उनका राष्ट्रीय स्वर। दिनकर जी राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रहे हैं। इन्होंने देशानुराग की भावना से ओतप्रोत, पीड़ितों को प्रति सहानुभूति की भावना से परिपूर्ण तथा क्रांति की भावना जगाने वाली रचनाएं की है। ऐसे लिख दो, 3 नंबर कंप्लीट। रचनाएं देख लो ध्यान से। दिनकर जी की रचनाएं निम्न है। जैसे काव्य रचना में रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी बहुत फेमस रचना है। कविता संग्रह में रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, नील कुसुम, चक्रवाल, कवि श्री, सीपी और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा, स्मृत, तिलक, हारे को हरनाम आदि, ये इनकी रचनाएं हैं कविता संग्रह वाली। बाल साहित्य में धूप, छां, मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह। बस हो गया, 2 नंबर ये भी कंप्लीट, यानी कि 5 में 5 आपको ऐसे एग्जामिनर देगा। कैसे? ऐसे, ठीक है। तो ध्यान से समझना। चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया। अब कहानी पे चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट 100% फिक्स टॉपिक। देखो 6 नंबर, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। 5 नंबर, नहीं पता तो अथवा लगा है। पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80। देखो भैया आपको 2 कहानी या 3 कहानी पढ़ लेना है, सारा काम हो जाएगा। एक पंचलाइट कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य और सारांश दोनों पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद में बहादुर कहानी, उद्देश्य सारांश दोनों पढ़ लेना। फिर ध्रुव यात्रा कहानी। ये तीनों कहानियां बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, तो इनको मिस नहीं कर सकते आप। बाय द वे आज मैं आपको ध्रुव यात्रा कहानी बताने वाला हूं, लेकिन पंचलाइट और बहादुर 2 कहानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ध्रुव यात्रा भी इंपॉर्टेंट है। 3 कहानी पढ़ लो, 5 नंबर आपका 100% फिक्स हो जाएगा। ध्रुव यात्रा कहानी थोड़ी सी बड़े में आपको लिखना है, तो हम लिख रहे हैं ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश, ठीक है। चलो पढ़ते हैं इसको, सिर्फ पढ़ना है, समझना है, बाकी आगे मैं आपको कहानी अलग से बता दूंगा। देखो, ध्रुव यात्रा हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी है।
जैनेन्द्र जी मुंशी प्रेमचंद की परंपरा के अग्रणी कहानीकार हैं। मनोवैज्ञानिक कहानियां लिखकर इन्होंने हिंदी कहानी कला के क्षेत्र में एक नवीन अध्याय को जोड़ा है। प्रस्तुत कहानी में इन्होंने मानवीय संवेदना को मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोण में समन्वित करके एक नवीन धारा को जन्म दिया और कहानी ध्रुव यात्रा की रचना की। इस कहानी का सारांश निम्न है, देखो। होता क्या है कि राजा रिपुदमन बहादुर उत्तरी ध्रुव को जीतकर अर्थात उत्तरी ध्रुव की यात्रा करके यूरोप के नगरों से बधाइयां लेते हुए भारत आ रहे हैं। इस खबर को सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर मोटे अक्षरों में प्रकाशित किया गया। उर्मिला जो राजा रिपुदमन की प्रेमिका हैं और जिसने उनसे विवाह किए बिना उनके बच्चे को जन्म दिया है, उन्होंने भी इस समाचार को पढ़ा। उसने ये भी पढ़ा कि वे अब बंबई पहुंच चुके हैं, जहां उनके स्वागत की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। नहीं है गए। उन्हें अपने संबंध में इस प्रकार के प्रदर्शनों में तनिक भी उल्लास नहीं है, इसलिए वे बंबई में न ठहरकर प्रातः होने के पूर्व भी दिल्ली पहुंच उनके चाहने वाले उन्हें अवकाश नहीं दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे आराम के लिए कुछ दिन के लिए अत्यंत जाएंगे। राजा रिपुदमन को अपने से ही शिकायत है, उन्हें नींद नहीं आती है, वे अपने किए पर पश्चाताप कर रहे हैं। जब उर्मिला ने उनसे शादी के लिए कहा था तो उन्होंने परिवारजनों के डर से मना कर दिया था। उनकी वही भूल आज उन्हें पीड़ा प्रदान कर रही है। वो उसके विषय में बहुत चिंतित हैं। दिल्ली में आकर वे आचार्य मारुति से मिलते हैं, जिनके बारे में उन्होंने यूरोप में बहुत कुछ सुन रखा था। आचार्य मारुति तरह तरह की चिकित्सकीय जांच के परिणामों को ठीक बताते हुए उन्हें विवाह करने की सलाह देते हैं, लेकिन रिपुदमन स्वयं को विवाह के अयोग्य बताते हुए इसे बंधन से बांधना कहते हैं। आचार्य मारुति उनसे प्रेम बंधन में बंधने की सलाह देते हैं और कहते हैं प्रेम का इनकार स्वयं से इनकार है। अगले दिन राजा रिपुदमन उर्मिला से मिलते हैं और अपने बच्चे का नामकरण करते हुए उर्मिला से समाज के विपरीत अपने द्वारा किए गए व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हैं और अपने व उर्मिला के संबंधों को एक परिणाम देना चाहते हैं, लेकिन उर्मिला मना करती है और उनसे सतत आगे बढ़ते रहने के लिए कहती है। वो पुत्र की ओर दिखाती हुई कहती है कि तुम मेरे ऋण से उऋण हो और मेरी ओर से आगामी गति के लिए मुक्त हो। रिपुदमन उर्मिला को आचार्य मारुति के विषय में बताता है। वो उसे ढोंगी, महत्व का शत्रु और साधारणता अनुचर बताती है। वो कहती है कि तुम्हारे लिए स्त्रियों की कमी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी प्रेमिका हूं, तुम्हें सिद्धि तक पहुंचाना चाहती हूं, जो कि मृत्यु के भी पार है। रिपुदमन आचार्य मारुति से मिलता है तथा उसे बताता है कि वो उर्मिला के साथ विवाह करके साथ में रहने के लिए तैयार था, लेकिन उसने मुझे ध्रुव यात्रा के लिए प्रेरित किया और कुछ मेरी स्वयं की भी इच्छा थी। अब वो मुझे सिद्धि तक जाने के लिए प्रेरित कर रही है। आचार्य मारुति स्वीकार करते हैं कि उर्मिला उनकी ही पुत्री है। वे उसे विवाह के लिए समझाएंगे। जब उर्मिला आचार्य को बुलवाने उनके पास जाती है तो वे उससे विवाह के लिए कहते हैं। वो कहती है कि शास्त्र से स्त्री को नहीं जाना जा सकता, उसे तो सिर्फ प्रेम से जाना जा सकता है। वे उसे रिपुदमन से विवाह के लिए समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। वो स्पष्ट कहती है कि मुक्ति का पथ अकेले का है। अंत में आचार्य उर्मिला के ऊपर से रहस्य को प्रकट कर देते हैं कि वे ही उसके पिता हैं। इस भागिन को भूल जाइएगा, ये कहती हुई वो उनके पास से चली जाती है। रिपुदमन के पूछने पर उर्मिला बताती है कि वो आचार्य से मिल चुकी है। रिपुदमन उसके कहने पर दक्षिणी ध्रुव के सटलैंड द्वीप के लिए जहाज तय करते हैं। अब उर्मिला उनको रोकना चाहती है, लेकिन वे नहीं रुकते, हुए चले जाते हैं। रिपुदमन की ध्रुव पर जाने की खबर पूरी दुनिया को ज्ञात हो जाती है। उर्मिला को भी अखबारों के माध्यम से सारी खबर ज्ञात होती रहती है और वो इन्हीं कल्पनाओं में डूबी रहती है। तीसरे दिन अखबार में उर्मिला राजा रिपुदमन की आत्महत्या की खबर का एक एक अंश पूरे ध्यान से पढ़ती है। अखबार वाले ने एक पत्र भी छापा था जिसमें रिपुदमन ने स्वीकार किया था कि उनकी यह यात्रा नितांत व्यक्तिगत होगी, जिसे सार्वजनिक किया गया। मैं किसी से मिले आदेश और उसे दिए गए अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहा हूं, इसीलिए होशो हवास से अपना काम तमाम कर रहा हूं। भगवान मेरे प्रिय के अर्थ मेरी आत्मा की रक्षा करें। यहीं पर कहानी समाप्त होती है। बस हो गया, खत्म। ठीक है, चलो इसके बाद में है स्वपठित खंड काव्य। देखो कहानी में आप लोग पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा तीनों का उद्देश्य और सारांश पढ़ लो। 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा 80, 5 नंबर। देखो ये जिला वाइज होता है, जैसे आप यूपी से हैं, सारे टॉपिक तो सेम रहेंगे, लेकिन ये टॉपिक हो सकता है कुछ जिलों में मुक्ति यज्ञ हो, कुछ जिलों में सत्य की जीत हो, कुछ जिलों में रश्मि रथी हो, किसी में आलोक वृत्त हो, किसी में त्यागपति, किसी में श्रवण कुमार। मतलब ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। आप किस जिले से हैं, आप में कौन सा खंड काव्य है, ये मुझे कमेंट करके बता देना। लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, जिला वाइज। ठीक है, कुछ जिलों में अलग होगा, कुछ जिलों में अलग। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे से कमेंट कर लेना, सर मैं इस जिले से हूं, हमारे में कौन सा खंड काव्य होगा, मैं बता दूंगा। या अपने हिंदी वाले टीचर से भी पूछ सकते हैं। ठीक है तो 50 नंबर का पेपर तो हमारा यहीं पर फिनिश होता है मेरे भाई। यानी कि 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 10 नंबर का जीवन परिचय, 5 नंबर की कहानी, 5 नंबर का खंड काव्य, टोटल 50 नंबर का पेपर खत्म होता है।
खंड खा पे हम लोग आ चुके हैं, 50 नंबर का ये भी रहेगा खंड खा। देखो ध्यान से समझ लो मेरे भाई, 8वां क्वेश्चन, दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब हिंदी संस्कृत खंड खा की जब हम स्टार्टिंग करेंगे ना, तो पहले हिंदी संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश रहेगा। तो देखो 7 नंबर का ये रहेगा, इसमें कुछ चैप्टर में बता देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जातक कथा, संस्कृत भाषा या महत्वम, पंचशील सिद्धांता, महामना मालविया, 3-4 चैप्टर बहुत स्पेशल है, इसको बिल्कुल से पढ़ लेना। देखो इसको समझो, का वाला धन्य अयम भारत देश यत्र समलसत जन्मस पावनी भद्भावत भावनी शब्द फंदो प्रसोनी सुर भारती विद्यमानेश निखिल, ठीक है। ये हमारे संस्कृत भाषा या महत्वम चैप्टर का ये गद्यांश है, पढ़ लोगे अच्छा रहेगा। मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर रखा, नहीं पता है तो ये आप कर लो, अतीते प्रथम कल्पे, ठीक है। ये हमारे जातक कथा के नृत्य जातकम शीर्षक का ये गद्यांश है। देखो मैंने बताया जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ लेना, बाकी संस्कृत के गद्यांश में आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं और आगे भी मैं आपको बताऊंगा। कमेंट कर देना जो भी टॉपिक चाहिए भाई, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक को लेकर आऊंगा, ठीक है। अब पद्यांश की अगर बात करें भैया तो है 100% ये फिक्स होता है। देखो दिए गए पद्यांशों या श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, 7 नंबर का ये भी रहेगा। और एक चैप्टर है सुभाषित रत्नानी, इस चैप्टर में सारे श्लोक हैं। अगर इस चैप्टर को आप पढ़ लेते हो ना, 7 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। एक ना एक श्लोक जरूर आता है, 2 श्लोक रहेंगे, एक ही करना होगा, तो एक जरूर आता है। एक जो श्लोक है वो आपके चैप्टर हैं 2-3 चैप्टर, जिसमें एक एक श्लोक है, उसको पढ़ लोगे तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये है, ना चौरहार्यम ना राजहार्यम ना भ्रांत भाज्यम ना च भार्यकारी बे कृते वर्धत एवं नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, ये हमारे सुभाषित रत्नान चैप्टर का ही श्लोक है। तो दोनों में से कोई एक आप कर सकते हो। दूसरा है, जयंती ते महाभागा जन सेवा प्रायणा जरा मृत्यु भयम नास्ते साम कीर्ति तनो क्वाचिता, तो दोनों में से एक ही करना। ये आपका है सुभाषित रत्नान चैप्टर का, ये है महामना मालविया चैप्टर का, तो 2 में से कोई एक कर देना, हो जाएगा भैया। ये 100% फिक्स है, आप सुभाषित रत्नान चैप्टर के सारे श्लोक पढ़ लो, ये आपका 7 नंबर कंप्लीट है। 9 नंबर क्वेश्चन, हिंदी व्याकरण वाले पोर्शन पे हम आ चुके हैं, इसको समझ लो। 9 नंबर, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। 2 नंबर, मतलब 4 आपको दिए जाएंगे, किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना। जैसे फर्स्ट है, होश उड़ जाना। होश उड़ जाना का मतलब क्या होगा? अत्यधिक घबरा जाना। तो लिख दो, श्याम के घर में चोरी हो गई, उसके होश उड़ गए। खा, अंधे की लकड़ी होना, मतलब एकमात्र सहारा होना। लिख दो, मोहन अपने वृद्ध माता पिता के अंधे की लकड़ी है। गा, आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब दोहरा लाभ। लिख दो, थोड़ा वाक्य प्रयोग ऐसे कर दो कि रमेश ने चावल बेचकर तो अच्छे दाम कमाए ही थे, साथ में उसके भूसे को बेचकर और अधिक लाभ कमा लिया, इसी को कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। घा, दाल में काला होना, मतलब कुछ गड़बड़ होना। रमेश भाई आजकल तुम सड़कों पे इधर उधर घूमते रहते हो, जरूर दाल में कुछ काला, ऐसे लिख दो, हो जाएगा। तो अब 10 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, आपठित गद्यांश से 5 नंबर का रहेगा। देखो, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, 5 नंबर। जैसे आपको ये गद्यांश दिया गया यहां से यहां तक, इसके नीचे 3 क्वेश्चन है, तीनों का आंसर दो, 5 नंबर ले जाओ। नहीं पता तो अथवा है, ये क्वेश्चन है, इसके नीचे भी 3 क्वेश्चन है, इसका आंसर दो, 5 नंबर ले जाओ। देखो जो आपका गद्यांश है ना, इसी में क्वेश्चन का आंसर छिपा रहता है। जैसे पहले इसको पढ़ो, हम आंसर देते हैं। देखो, पहले मैं आपको अपनी सबसे बड़ी विशेषता बताता चलूं, मेरी 3 गतियां होती है, दान, भोग और नाश। इसलिए समझदार लोग मेरा अर्जन करने के बाद ही जी खोलकर मुझे दान करते हैं। दान करने में असमर्थ लोग मेरा जी भरकर उपभोग करते हैं, और जो लोग ना मेरा दान करते और ना मेरा भोग, उनके पास मैं अधिक दिनों तक नहीं रह पाता। या तो चोर, डाकू या फिर आयकर अधिकारी मुझे पाताल से भी ढूंढ निकालते हैं। मेरी कमी यदि कई प्रकार की समस्याओं का कारण बनती है, तो मेरी अधिकता भी कम नुकसानदायक नहीं है। इसलिए मेरे प्रयोग में मनुष्य को सावधानी बरतनी चाहिए। क्वेश्चन देखो, उपयुक्त गद्यांश के वक्ता का नाम लिखिए। भैया वक्ता का नाम है धन, पैसे की यहां पे बात की जा रही है, ठीक है, धन। चलो, तीखा, वक्ता की कौन कौन सी गतियां हैं? तो देखो, वक्ता की 3 गतियां हैं, दान, भोग और नाश, ठीक है, बस इतना लिख दो, काम हो जाएगा, ठीक है। ये भी कंप्लीट नंबर देखो, 1 नंबर का ये रहेगा, 2 नंबर का ये रहेगा, 2 का ये। वक्ता की अधिकता से दान या भोग ना करने पर क्या परिणाम होता है? तो देखो लिखा है, ये देखो, जो लोग ना मेरा दान करते और ना भोग करते, उनके पास मैं अधिक दिनों तक नहीं रह पाता। या तो चोर, डाकू या फिर आयकर विभाग अधिकारी मुझे पाताल से भी ढूंढ निकालते हैं। बस यही लिख दो भाई, नंबर कंप्लीट है। मतलब यही सब आपको लिखना है, काम हो जाएगा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, नहीं पता तो ये वाला कर लेना, कर लेना। चलो 11 नंबर क्वेश्चन, शब्द युग्म है ये। देखो, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये 2 नंबर का 2 क्वेश्चन रहेगा। जैसे फर्स्ट है अंश, अंश, जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में होगा। तो देखो, अंश, अंश, तो आ है हिस्सा और कंधा,
बा है हिस्सा और अंकुर, सा है कंधा और हिस्सा, और दा है अंकुर और हिस्सा। तो भैया अंश का मतलब होता है कंधा, अंश का मतलब होता है हिस्सा, तो सा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, फर्स्ट का सा सही होगा। दूसरा बात वात, इसका सही आंसर क्या होगा? बातें और हवा, रोग और दवा, वायु और विकार, विचार और विकार। तो भैया बातें और हवा, देखो इसका मतलब होता है बात और इसका मतलब होता है हवा, ठीक है, तो हो गया आपका भैया आ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलो भैया खा वाला देख लो, अनेकार्थी शब्द है या शब्द अर्थ बोलते हैं। देखो निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए, 2 नंबर। जैसे फर्स्ट है पतंग, पतंग को और किन नामों से जानते हैं? देखो आप लिख दीजिए विष्णु पक्षी, नाग, नाग को सांप हाथी लिख दीजिए, वर, वर को दूल्हा श्रेष्ठ लिख दीजिए, हो जाएगा। गा देखो ये है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखो निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हो, उसे क्या कहते हैं? अजय, अजात शत्रु, अजन्मा या अनंत। भैया अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ही ना पैदा हुआ हो ना, कोई दुश्मन ही ना हो, उसे अजात शत्रु बोलते हैं। दूसरा जो बहुत कुछ जानता हो उसको क्या बोलेंगे? बहुज्ञ, सर्वज्ञ, बहुश्रुत या बहुपट। भैया जो बहुत कुछ जानता होगा उसको हम बोलेंगे सर्वज्ञ, ठीक है, आप लोग इसका सही आंसर देखिए। घा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। वाक्य संशोधन है, जैसे फर्स्ट है मैं भोजन कर लिया हूं, नहीं बेटा मैंने भोजन कर लिया है, ऐसे लिख दोगे बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्या मेरा तौलिया सूख गया, क्या मेरा तौलिया सूख गया, ये शायद सही है। तीसरा मैं कलम के साथ लिखता हूं, कलम के साथ नहीं बेटा मैं कलम से लिखता हूं। चौथा मेरा बड़ा भाई आ रहा है, नहीं मेरे बड़े भाई आ रहे हैं, बड़े हैं तो थोड़ा रिस्पेक्ट दे दो, मेरा बड़ा भाई नहीं, ठीक है। चलो हो गया ये भी 2 नंबर कंप्लीट। अब देखिए भैया आता है रस छंद अलंकार, 2-2 नंबर का ये रहेगा, तीनों मिलाकर 6 नंबर का रहेगा, और ये 6 नंबर मैं एक वीडियो में आपका कंप्लीट करा चुका हूं। आप लोग सर्च करना यूट्यूब पे रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको एक वीडियो मिलेगा, उसमें सारे रस, सारे छंद, सारे अलंकार मैंने बता रखे हैं। जाओ 6 नंबर कंप्लीट करो। देखो का वाला हास्य रस अथवा वीर रस की परिभाषा उदाहरण सही लिखिए, मतलब हास्य रस या वीर रस किसी एक की परिभाषा और उदाहरण को आपको लिखना है, 2 नंबर कंप्लीट। खा रूपक और उपमा अलंकार का लक्षण उदाहरण सही लिखिए, मतलब रूपक अथवा उपमा किसी एक का आपको परिभाषा और उदाहरण लिखना है, 2 नंबर। गा चौपाई अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण उदाहरण सही लिखिए, 2 नंबर। तो भैया इनको सबको मैं बता चुका हूं, आप लोग जाना एक एक करके सबको पढ़ना, और ये 6 नंबर आपका 100% हिंदी में फिक्स होता है। जो 100% फिक्स वाले टॉपिक मैंने बताए थे ना, ये उसमें आता है, तो इसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। 6 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। पत्र लेखन पे आ जाइए, 13 नंबर। किसी दैनिक पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखिए जिसमें शहर में फैली संक्रामक बीमारी के प्रति नगर स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया हो, मतलब आपको आपके क्षेत्र में या शहर में फैली संक्रामक बीमारी के प्रति नगर स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखना है, उनका ध्यान आकर्षित करना। अथवा लगा है, नहीं पता तो ये कर लो। किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखो, भैया 6 नंबर। दोनों में से कोई एक करो। वैसे पत्र का मैं वीडियो बना चुका हूं, आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पत्र, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। भैया ये निबंध है, 9 नंबर का आएगा। जैसे देखो का वाला है पर्यावरण संरक्षण का महत्व, मेरा प्रिय कवि, भारत में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद समस्या, और पर्यावरण संरक्षण आवश्यकता और महत्व। देखो पांचों में से किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है। निबंध में हेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपने हेडिंग डाल के अच्छे से लिख दिया ना, थोड़ा बहुत इधर उधर भी लिख जाएगा तो भी नंबर आपको मिल जाएगा। सबसे फर्स्ट हेडिंग रूपरेखा प्रस्तावना, उसके बाद में लास्ट में उपसंहार जरूर होना चाहिए, बाकी बीच में आपको निबंध से रिलेटेड हेडिंग डालना है, ठीक है। तो ये आपका था भैया क्लास 12 हिंदी का एक वायरल पेपर। देखो पूरे 100 नंबर के पेपर को, हिंदी के पेपर को मैंने सॉल्यूशन के साथ आपको बता दिया। जो भी सॉल्यूशन बचा है आगे आगे हम देते रहेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना, जब तक है हम नो टेंशन। तो आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।